नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 12। इससे पहले दोस्तों 11 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं सामान्य अध्ययन से, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है किसने किया था। ऑप्शन देखिए, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अर्जुन देव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आंसर करिए, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गुरु अर्जुन देव। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। साथ ही साथ बात करें दोस्तों गुरु नानक देव की, तो गुरु नानक देव दोस्तों ये प्रथम सिख गुरु थे। ठीक है, ये प्रथम सिख गुरु थे। ठीक है, बात करें गुरु तेग बहादुर की, तो गुरु तेग बहादुर दोस्तों ये 9वें गुरु थे। ठीक है, इनका क्रम कभी पूछा जाता है तो याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव जो है ये 5वें गुरु थे। ठीक है, 5वें गुरु। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम बताना है क्या था। ऑप्शन देखिए, तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 का राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, अवंतिका था। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इंद्रप्रस्थ जो है ये किसका प्राचीन नाम था, इंद्रप्रस्थ। तो ये दोस्तों दिल्ली का प्राचीन काल में नाम था। ठीक है, किसका, दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का प्राचीन काल में नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया। ये कई बार पूछा जाता है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन देखिए, गौतम ऋषि, जैमिनी, पतंजलि या फिर कपिल मुनि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया था सांख्य दर्शन हो गया आपका, न्याय दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया। ठीक है, साथ ही साथ पूर्व मीमांसा हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मैंने बताई थी। तो ये पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा कपिल मुनि। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। साथ ही साथ दोस्तों बात करें गौतम ऋषि की, तो गौतम न्याय दर्शन लिखा था। ठीक है, न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, ये गौतम ऋषि ने किया था। ठीक है, न्याय दर्शन। ठीक है, तो न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, गौतम ऋषि ने किया था। जैमिनी ने क्या किया था, ठीक है, जैमिनी ने किया था दोस्तों पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन। ठीक है, किसका किया था, पूर्व मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किसने किया था, तो जैमिनी ने किया था। साथ ही साथ बात करें पतंजलि की, तो योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, योग दर्शन का प्रतिपादन किया था पतंजलि ने। ठीक है, योग दर्शन। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया कपिल मुनि ने। ठीक है, न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया गौतम ऋषि ने। ठीक है, योग दर्शन का प्रतिपादन किया पतंजलि ने, और पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया जैमिनी ने। ठीक है, इसी प्रकार उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन किसने किया, बादरायण ने किया। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्या है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो आपको बताना है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जो है कौन से युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन देखिए, तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध। क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध। ठीक है, याद रखें दोस्तों चंदावर का युद्ध कब हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 1194 में। ठीक है, 1194 में हुआ था आपका चंदावर का युद्ध। किसके बीच हुआ था चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच।
ठीक है, और जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी ने दोस्तों जयचंद को पराजित किया था। ठीक है, बात करें चंदावर की दोस्तों, ये चंदावर जो है आगरा के निकट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, आगरा के निकट यूपी में पड़ता है। ठीक है, चंदावर, तो याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों तराइन के युद्ध की बात करें तो तराइन का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तराइन का युद्ध जो है प्रथम युद्ध और आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, ये किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191 में। और तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1192 में। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। पहले युद्ध में, फर्स्ट में, यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो गया था। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद जो है कन्नौज का शासक था। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या हुआ था? जयचंद को जो है क्या है, मोहम्मद गौरी ने हराया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, ये पहले भी मैंने कई बार आपको बता रखा है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, चंदावर का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो भगत सिंह ने दोस्तों सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था चंद्रशेखर आजाद के साथ, राजगुरु के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का राइट आंसर? 5 का राइट आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त के साथ। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका, अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखेंगे दोस्तों, ये फेंका 8 अप्रैल 1929 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका? 8 अप्रैल 1929 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख है? तो मैंने आपको पहले बताया था महान्यायवादी का उल्लेख यानी कि अटॉर्नी जनरल का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो आपने देखा होगा जैसे किसी राज्य की लोकसभा की सीटें 2 हैं, 5 हैं या 1 है, तो ये किस प्रकार से दोस्तों, किस आधार पर ये सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शन देखिए, गरीबी, क्षेत्रफल, भाषा या फिर जनसंख्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जनसंख्या। ठीक है, याद रखेंगे लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया, यानी कि किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन देखिए 1976, 1980, 1986 या फिर 1972। क्या रहेगा राइट आंसर? ये कई बार पूछा है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो याद रखेंगे 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1980। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 1980 में जो है दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम आया। इसी के साथ साथ आपको 2 चीजें और याद रखनी है। एक आपका क्या पूछा जाता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगर आपको पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब आया? ठीक है, तो देखिए दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये आया 1972 में। ठीक है, याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? ठीक है, अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया दोस्तों? ये आया आपका 1986 यानी कि 1986 में। ठीक है, ये तीनों जो है आपने याद रखना है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में आया।
ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? ये 1972 में आया, ठीक है। और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? ये 1986 में आया, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखने हैं दोस्तों, इनमें से हमेशा जो है पूछा जाता है, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980, 72 और 86, इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पर प्राकलन समिति में सदस्यों की संख्या पूछी है। तो मैं कई बार बता चुका हूं प्राकलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द एस्टिमेट्स कमिटी, कितनी सदस्यों की संख्या कितनी होती है प्राकलन समिति में? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का दोस्तों 30 सदस्यों की संख्या कितनी होती है प्राकलन समिति में? 30 होती है, ठीक है, 30 होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? तो आप सभी जानते हैं कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है भारतीय संविधान में। पहला है ऑप्शन देखिए 2, 3, 4 या 1। क्या रहेगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? भारतीय संविधान में दोस्तों कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। कौन कौन से हैं 3 आपातकाल? पहला आता है आपका अनुच्छेद 352, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। दूसरा आपका 356, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा है आपका 360, इसमें आता है आपका वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। ये तीनों याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360, ठीक है। तीनों याद रखें। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य में 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? भारत के किस राज्य में 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? कहने का मतलब यह है भारत का कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है? ऑप्शन देखिए असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 11 का? बताइए भारत के किस राज्य में 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा, ठीक है। सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। त्रिपुरा जो है दोस्तों 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा है। किससे घिरा है? बांग्लादेश से, ठीक है, बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है। यहां पर बात करें उत्तर में बांग्लादेश से घिरा है, पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए जमुना, दिहांग, सांगपो या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का दोस्तों? 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सांगपो। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो दिहांग कहा जाता है दोस्तों, दिहांग, ठीक है। तो सारे फैक्ट याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और अरुणाचल में दिहांग कहा जाता है, ठीक है। तीनों चीजें याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? पहला देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए, कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है तृतीयक क्षेत्र देता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र देता है,
ठीक है। तृतीयक क्षेत्र को ही दोस्तों सेवा क्षेत्र भी कहते हैं इसको, ठीक है, सेवा क्षेत्र। ठीक है। बात करें रोजगार की, तो रोजगार जो है आपका कौन देता है? प्राथमिक क्षेत्र देता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में डिटेल में बताया था, आप डिटेल क्लासेस की जरूर देखें, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, 15 जुलाई, 17 जुलाई, 16 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 जुलाई, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 70वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों हाल ही में 70वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया है, तो कहां लिया ये बताना है। पहला देखिए सल्वाडोर, ब्राजीलिया, रियो डी जेनेरियो या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ वो कहां हुआ? वो ब्राजील में हुआ, ठीक है, ब्राजील के, ठीक है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में दोस्तों आपका क्या हुआ? 17वां जो है ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, और कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।